मैं दिल्ली जाने के लिए बिल्हौर स्टेशन पर खड़ी थी। पलटकर स्टेशन के प्रवेश द्वार को देखा तो बीते दिनों की कौंधी यादों के साथ ही रोना आ गया। सबसे बचाते हुए आंखों से झरते आंसू मैंने झट से पोंछ लिए। आज समझ आ रहा था कि मायके का छूटना क्या होता है। शायद ऐसा ही महसूस करती होगी वो लड़की जो शादी के समय अपनी माँ का आंचल छोड़ती होगी। मैंने अपनी शादी में माँ से बिछुड़ने के दुख और कसक को जाना ही नहीं था, लेकिन आज मायके की यादों को आंखों में समेट ही रही थी कि ट्रेन आ गई का शोरगुल मच गया। सुमित एक एक सामान संभालते सहेजते हुए और मैं बच्चों के हाथ थामकर डिब्बे की तरफ बढ़ चले। पहले बच्चों को चढ़ाया, फिर मैं भी ट्रेन में चढ़ गई। सुमित ने सीट के नीचे सारा सामान व्यवस्थित किया। 7:30 बजे आने वाली जयपुर एक्सप्रेस रात के 9:30 बजे स्टेशन पर पहुंची थी। हम खा पी कर ही घर से निकले थे, सो सब अपनी अपनी सीट पर लेट गए, मैं भी। ट्रेन आगे की ओर चल पड़ी और मैं आंखें मूंदकर पूरे 25 साल पीछे। यादें हमेशा आंसुओं की पोटली होती हैं, अच्छी हों चाहे खराब, यादें आंखें नम कर ही देती हैं। आंखें मूंदते ही मुझे अपने घर का बड़ा सा आंगन दिखा। रसोई के सामने बरामदे में खाट पर लेटी मेरी 65 वर्षीय दादी ने माँ को आवाज़ लगाई, बहू ज़रा इधर तो आ। हाँ माँ जी, जल्दी बताइए क्या काम है, तनु के कपड़े प्रेस करने हैं मुझे। आ इधर, दम भर मेरे पास बैठ तो सही। लो बैठ गई, अब बताओ क्या है। खाना बना लिया? हाँ माँ जी, खाना ले आऊँ आपके लिए? नहीं रे, अभी तो नाश्ते का स्वाद भी मेरे मुंह से नहीं गया है। जी, जरा सा आटे का हलवा खाने का मन था, 2 कोर बना देती। ठीक है माँ जी, खाना खाओगी तभी बना दूंगी। सुरेश ने खा लिया? हाँ, सब ने खा लिया, बस हम तुम 2 जने ही बचे हैं। मेरा तो बुधवार का उपवास है। तो फिर तू ले ही आ मेरे लिए। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद माँ ने दादी को कांसे की थाली में खाना लाकर दिया, पर दादी तो आग बबूला हो गई और माँ को खरी खोटी सुनाने लगी। इतना जरा सा हलवा कोई बनाता है? बनाया क्या है, बस नाम कर दिया है कसम खाने के लिए। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आटा बोरी भर रखा है, घी का कनस्तर पिछले महीने ही आया है। तसल्ली से बनाती क्यों नहीं ज़्यादा सा, कंजूस कहीं की। इस पर माँ मुस्कुराते हुए बोली, कुल इतना ही बनाए हैं माँ जी, खा लीजिए, जो तन्नू आ गई तो इतना भी नहीं मिलेगा। मुझ बुढ़िया को हर चीज़ के लिए तरसाती रहती हो। आने दे आज मुन्ना को, एक एक बात कहूँगी तेरी। ठीक है माँ जी, कह लेना, पर अभी तो खा लो, नहीं फिर हलवा ठंडा हो जाएगा। कान में डालने जोग तो हलवा है, इतना तो दांतों से ही चिपक जाएगा, पेट तक पहुँचेगा भी नहीं। माँ मुस्कुराते हुए बोली, और कुछ चाहिए हो तो आवाज़ लगाना माँ जी, मैं कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ। मेरी नई वाली दोनों साड़ी भी प्रेस कर देना, अब से रोज़ वही पहनेंगे। बक्सा में कौन सा अंडा दे रही हैं? ठीक है माँ जी, अब जाऊँ? हो, मैंने कौन सा पकड़ कर रखा है? दादी की शुगर की बीमारी की वजह से माँ ने हलवा थोड़ा सा ही बनाया था, पर दादी की बड़बड़ाहट अब भी जारी थी हलवे की कम मात्रा को लेकर। मैं अतीत में खोई हुई थी कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। नई माँ, नहीं, माँ की कॉल थी। पूछ रही थी, सामान चैन से बंधा है ना? ताला जांच लिया था, ठीक से लगा है या नहीं? सुबह का अलार्म लगा दिया ना? मैंने मुस्कुराते हुए उनकी हर फिक्र के जवाब में हाँ माँ कह दिया और उनसे कहा, माँ आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और फ़ोन काट दिया। एक नज़र सामने सोए हुए बच्चों और पतिदेव पर डालकर मैं फिर अपनी अतीत यात्रा पर चल पड़ी। गुरुवार की सुबह 7 बजे पापा के जगाने पर जब मैं स्कूल जाने के लिए उठी तो देखा सुबह 5:30 बजे तक नहा लेने वाली माँ बाथरूम में हैं। वो नहा रही थी। मैंने कहा, माँ मुझे ब्रश करना है। मैं नहा ही चुकी हूँ, जाकर अलमारी में से मेरी एक साड़ी उठा ला। मैं जब साड़ी लेने कमरे में गई तो मुझे प्रेस किए हुए कपड़े दिखे। उन्हीं में से
दादी की धानी रंग की साड़ी उठाकर माँ को दे आई। माँ कुछ बोल रही थी पर मैंने सुना ही नहीं। वापस कमरे में आकर टाइम टेबल के हिसाब से अपना बस्ता ठीक करने लगी। तभी माँ ने आकर कहा, जाओ ब्रश कर लो, नहा लो। माँ, आज टिफ़िन के लिए आलू पराठा बना रही हो ना? कल कहा था तुमने। उनकी बात अनसुनी करते हुए मैंने कहा, अच्छा, ना बनाऊं तो? माँ, बनाओ, नहीं तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी, कहते हुए मैं ठुनकने लगी। हाँ बाबा, बना रही हूँ, सब तैयार है, बस पराठे सेकने बाकी हैं। मैं जब नहाकर लौटी तो स्कूल ड्रेस प्रेस की हुई पलंग पर रखी थी। तैयार होकर टिफ़िन लेने रसोई में पहुंची तो देखा माँ दादी को नाश्ते में आलू की रोटी परोस रही थी। ये हमेशा ही दादी का मनपसंद नाश्ता था। मैंने सुना दादी ने खुश होकर माँ से कहा, दुल्हन, ये साड़ी तुम पर बहुत खिल रही है, इसे तुम ही पहना करो अब। अरे नहीं माँ जी, आज कुत्ते ने दरवाजे पर गंदगी कर दी थी ना, तो इसीलिए बाल धोकर फिर से नहाना पड़ गया। तन्नू से साड़ी मंगाई तो वो यही पकड़ा गई, इसीलिए पहननी पड़ी। तो क्या हुआ, साड़ी खरीद कर लाती भी तो तुम ही हो, एक और ले आना। अब मायके ससुराल से तो मिलने से रही। मैं पुरानी यादों में खोई हुई थी कि अचानक झटके से ट्रेन रुकी। शायद कोई बड़ा स्टेशन था। तभी तो रात के 11 बजे भी खूब चहल पहल थी। मोबाइल निकालकर मैंने कुछ नोटिफिकेशन चेक किए और फिर मोबाइल गैलरी में फ़ोटो देखने लगी जो एल्बम से खींची थी। एक फ़ोटो को देखा, उसमें मैंने अनुज को बड़े प्यार से गोद में ले रखा था। अनुज मुझसे 8 साल छोटा है, पर मुझे अच्छे से याद है कि कभी भी मैंने बड़प्पन नहीं दिखाया। हर चीज़ उससे पहले ही मुझे चाहिए होती थी, चाहे वो खाने की हो या खेलने की। वो बहुत सीधा था, पर कभी कभी ज़िद भी करता था। तब नई माँ उसे बहला फुसलाकर या डांट मारकर चुप करा देती। मैंने मोबाइल पर्स में रखा और करवट लेकर लेट गई। उस दिन माँ जब ये दुनिया और मुझे छोड़कर गई, तब मैं सिर्फ 6 साल की थी। स्कूल में 5वां पीरियड चल रहा था कि मास्टर जी आए और कहा, तुम्हारे ताऊजी तुम्हें लेने आए हैं। मैं खुश हो गई, सोचा शायद कहीं जाने का या पूजा पाठ का प्रोग्राम होगा। मैं खुशी खुशी ताऊजी के साथ उनकी साइकिल पर बैठकर घर आ गई। दरवाजे के बाहर भीड़ देखकर मन में अनजाना सा डर लगा। जब अंदर आंगन में आई तो देखा कि माँ को ज़मीन पर लिटाया गया है। उन्होंने दादी की वही सुबह वाली धानी रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसे हटाकर उन्हें लाल रंग की साड़ी पहनाई गई। बुआ, ताई, चाची उन्हें सजा रही थीं और दहाड़े मार मार कर रो भी रही थीं। मैंने जब पूछा क्या हुआ माँ को, तो उनका रुदन और प्रचंड हो गया। मुझे शायद पता था कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर पता नहीं क्यों उस समय मुझे उतना बुरा नहीं लगा। माँ के जाने के 15 दिन बाद शुरू हुआ जीवन जीने का संघर्ष। पानी भरना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सूखने पर समय से उठाना, तह बनाकर रखना, झाड़ू, बुहारी और भी न जाने कितने काम जो अब तक अदृश्य थे कि अचानक विकराल रूप में सामने आ खड़े हुए। काम वाली लगाने पर कुछ राहत हुई, पर गाड़ी पटरी पर नहीं आई। अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे माँ को गए और कई सारे रिश्तेदार पापा और दादी को पापा की दूसरी शादी के लिए कहने लगे। उनका कहना गलत भी नहीं था। 65 साल की दादी आखिर कितना करती। घर का काम और मुझे भी संभालना बहुत मुश्किल था उनके लिए। पापा प्राइवेट नौकरी करते थे, वो भी घर पर ज़्यादा समय नहीं दे सकते थे। माँ के जाने से घर बिना रीढ़ का हो गया था। जीवन का नाम ही नहीं था, बस हर समय मनहूसियत सी ही महसूस होती। एक दिन जब स्कूल से लौटी तो देखा घर पर गुड्डी बुआ आई हैं और बैठक में कुछ मेहमान भी बैठे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जाते समय उन लोगों ने मेरे सिर पर हाथ फेरकर प्यार किया था और 100 रुपये भी दिए थे। फिर खाना खाते समय बुआ ने बताया कि अब तेरी नई माँ आने वाली है। ये सुनकर खाना खाते खाते मेरा हाथ रुक गया। माँ के ना रहने के बाद से ही
सौतेली माँ के बारे में अपनी सहेलियों से न जाने क्या क्या सुनती रहती थी मैं। और सौतेली माँ के प्रति मेरा मन नफरत और कड़वाहट से भरता चला जा रहा था। आखिर सबके कहने पर पापा ने दूसरी शादी कर ही ली। मुझे यही बताया गया कि नई माँ मुझे संभालने के लिए आई हैं, और सच में वो मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी। पर मैंने कभी उन्हें माँ नहीं माना। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो जो भी करती मुझे वो सब सिर्फ एक ढोंग लगता, बिल्कुल दिखावा। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं उन्हें माँ कहूँ, पर मैं हमेशा उनको नई माँ कहकर ही बुलाती। उन्होंने कई जतन किए कि मैं उन्हें माँ कहूँ। पापा से और दादी से पूछ पूछ कर मेरा पसंदीदा खाना बनाती, कपड़े भी हमेशा वही खरीदती जो मैं कहती। मेरा टिफ़िन, स्कूल ड्रेस वो माँ से भी ज़्यादा सलीके से रखती थी। मेरी कॉपी और किताबों पर वो खूब सुंदर सुंदर कवर चढ़ाती। जब कभी मैं स्कूल से उदास घर लौटती तो सहेलियों से कारण पता लगाती और मेरी गलती होने पर मुझे समझाती। मेरी गलती ना होती तो जाकर मास्टर जी से भी लड़ पड़ती। ये सब देखकर भी मेरा मन नहीं पसीजा तो नहीं ही पसीजा। मेरे मन में नई माँ को लेकर जो मैल था वो मन से उतरा ही नहीं। 2 साल बीतते बीतते उनकी काया में अजब बदलाव सा दिखा मुझे। कभी कभी वो सुस्त भी हो जाती, पर मेरा ध्यान रखना, मेरा टिफ़िन, मेरी स्कूल ड्रेस वगैरह में उनसे कभी कोई कोताही नहीं पा सकी मैं। एक रात नई माँ को पेट में बहुत दर्द हुआ। वो हॉस्पिटल ले जाई गई तो 4-5 दिन बाद लौटी। मुझसे बोली, तनु बेटी ले, मैं तेरे लिए छोटा भाई लेकर आई हूँ। और फिर मेरी गोदी में उसे देते हुए कहने लगी, मेरी तनु अकेली बोर हो जाती है ना, तो आज मैं उसके लिए डॉक्टर से एक बाबू मांग लाई हूँ। सच पूछो तो मेरे अंदर स्नेह की एक हिलोर उठी भी कि झट से मैंने उस नन्हे बाबू का मुंह बरबस ही चूम लिया। फिर जाने क्या हुआ, भीतर की उस नफरत ने मेरे उस उमड़े हुए प्रेम को दबा दिया। लेकिन दादी बहुत खुश थी। कुछ दिन के लिए गुड्डी बुआ भी आ गई। अब नई माँ ने नए सिरे से गृहस्थी संभाल ली थी, लेकिन अब उनके लिए बहुत सारे नए काम भी बढ़ गए थे। उन्हें अब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब नई माँ सचमुच बहुत ही व्यस्त रहती थी, लेकिन अभी भी पूरे मन से मेरा ख्याल रखने में उन्होंने हार नहीं मानी थी। मुझे रिझाने दिखाने के लिए नहीं, अंतर मन से वो अब भी मेरे सारे काम पहले जितने ही मनोयोग से करती थी। लेकिन हाँ, पहले की तरह पूरे दिन मेरे आगे पीछे नहीं डोलती थी। भाई अब 6 साल का हो गया। मैं उससे पूरे 8 साल बड़ी थी। मैं छोटे भाई को हमेशा डांटा करती, लेकिन ना कभी भाई ने बुरा माना ना नई माँ ने। एक बार उसको पढ़ाने बैठी तो चा से चम्मच पढ़ाते हुए खींच कर उसे इतनी तेज मारा कि उसके कान से खून बहने लगा। पापा ने मुझे इस पर बुरी तरह डांटा, पर नई माँ ने मेरा बचाव करते हुए कहा कि वो मारेगी नहीं तो ये पढ़ेगा कैसे। मगर उस दिन पापा की हिदायत के बाद अनुज का होमवर्क नई माँ ही करवाने लगी। अब मेरा ज़्यादातर समय दादी के पास ही गुजरता, लेकिन शायद भगवान को ये पसंद नहीं आ रहा था। 15 दिन के डेंगू बुखार से हारकर एक दिन वो भी हम सबको छोड़कर माँ के पास चली गई। दादी के गुजर जाने के बाद अब मैं अकेला महसूस करने लगी, अपने अकेलेपन से परेशान होने लगी। यही नहीं, अब मुझे माँ की कमी जितनी शिद्दत से महसूस होती, मेरा व्यवहार नई माँ के प्रति उतना ही रूखा होता जा रहा था। ऐसा नहीं कि बाबू के होने के बाद से नई माँ मेरा ख्याल न रखती हों या फिर मेरी उपेक्षा करती हों, यहाँ तक कि मुझे लेकर कोई टाल मटोल भी वो नहीं करती थी। फिर भी न जाने क्यों मैंने हम दोनों के बीच एक ऐसी ढलान बना रखी थी जिसके ऊपरी सिरे पर नई माँ थी और निचले सिरे पर मैं। इससे उनका प्रेम मेरे पास तो आ जाता था, पर मेरी तरफ से उन तक प्रेम पहुंचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मेरा ऐसा व्यवहार देखकर पिताजी ने मुझे 9वीं से हॉस्टल में डाल दिया। मेरा कभी घर जाने का मन ही नहीं होता था। सब लड़कियां जब घर जाने की योजना बना रही होती,
मैं अखबार में हॉबी क्लासेस खोज रही होती। कभी घर जाती भी तो बस 2-4 दिनों के लिए ही, और जल्द ही वापस हॉस्टल आ जाती। अब पापा से भी औपचारिक बात ही होती, फीस को लेकर बस। बीटेक सेकंड ईयर में सुमित से मेरी दोस्ती हुई, जो 2 साल में गहरे प्रेम में बदल गई, और फिर जल्दी ही शादी में। सुमित के माँ बाप नहीं थे। शादी साधारण रूप से मंदिर में और कोर्ट में हो गई। मैंने उस समय किसी से भी पूछना जरूरी नहीं समझा, सिर्फ पापा को बताया था। शादी में पापा और अनुज आए और शगुन के तौर पर मेरी माँ के जेवर मुझे सौंप गए। शादी के बाद मैंने घर से लगभग सारे संबंध ही खत्म कर लिए। हाँ, दूरियां नहीं आई बीच में, क्योंकि पापा और अनुज साल 2 साल में मुझसे मिलने आते रहे। अभी 15 दिन पहले अनुज ने फ़ोन पर बताया, पापा नहीं रहे दीदी। मैं जैसे जड़ सी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने रोते रोते सुमित के ऑफिस फ़ोन लगाया। हेलो सुमित, जल्दी घर आ जाओ, अभी अभी अनुज का फ़ोन आया है। पापा, मेरे पापा अब इस दुनिया में। आगे के शब्द मेरी हिचकियों में गुम हो गए थे। सुमित ने कहा, तुम बच्चों और सामान के साथ तैयार रहो, मैं कैब लेकर आ रहा हूँ। अभी तो 6 ही बजे हैं, 9 बजे की ट्रेन है। समय से स्टेशन की दूरी तय हो जाएगी। घबराओ नहीं, ट्रेन मिल जाएगी। सुमित ने टीटी को अतिरिक्त पैसे देकर 2 सीट कंफर्म करवाईं और मुझसे बोले, एक में दोनों बच्चे और एक में तुम बैठो, सफ़र आराम से कट जाएगा, सुबह तक पहुंच जाओगे। भले ही सब होंगे, पर अब तो माँ को तुम्हें ही देखना और संभालना है। 13वीं में समय से और पक्का मैं पहुंचूंगा। अनुज का दोस्त मुझे स्टेशन लेने आया। घर पहुंची तो देखते ही नई माँ मुझसे लिपट गई। मैं भी उनको अपने अंक में भींचकर जोर जोर से रोने लगी। अब न आंसू रुक रहे थे, न मुझसे नई माँ को छोड़ा ही जा रहा था। बुआ ही बहुत मुश्किलों से नई माँ को मुझसे अलग कर पाई। आज नई माँ को इस तरह देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। अगले दिन पिता की अंत्येष्टि हो गई, होनी ही थी, पर सूनी मांग, सूनी कलाई और बिछुए बिना नई माँ के पांवों को देखना मुझे रह रहकर अपराध बोध से भरता जा रहा था कि नई माँ जैसे संबोधन के बावजूद, जिन्होंने बेटी की तरह से हमेशा मेरा ध्यान रखा, दादी के बाद अब मेरे पापा के बिना वो यहाँ कैसे रह पाएंगी। मेरे मन से ये चिंता उतर ही नहीं रही थी। 2-4 दिन तो बहुत रिश्तेदार थे। उसके बाद मैंने देखा कि नई माँ अब भी मेरा ध्यान वैसे ही रख रही थी जैसा कि 25 साल पहले रखा करती थी। लेकिन अब भी कहीं मेरे मन में ये क्यों बैठा हुआ था कि दिखावा होगा, कुछ रिश्तेदार बचे जो है ना। 13वीं तक सभी जा चुके थे। 13वीं के 2 दिन बाद मेरे लौटने का रिजर्वेशन था। मैंने देखा कि नई माँ पन्नी की कई पोटलियाँ और प्लास्टिक के डिब्बे एक बैग में रख रही हैं और बीच बीच में साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछती जा रही हैं। सहसा मेरी 8 वर्षीय बेटी ने उत्सुकतावश पूछ लिया, नानी ये क्या है? अरे, जब बिटिया विदा होती है ना तो ये सब दिया जाता है। तू ना समझेगी, अभी छोटी है। अब माँ विधवा है तो कुमकुम महावर नहीं छू सकती, इसीलिए विदाई से पहले पड़ोस की भाभी को बुलाकर टीका, महावर और गांठ बांधने की रस्म करवाई। नई माँ ने मेरे और इनके पैर छुए, बच्चों पर हजारों चुंबन और आशीष लुटाए। मैं चलने को हुई ही थी कि वो मेरे गले लग गई। उनका चेहरा देखकर मेरे मन की गहराइयों से प्रेम की ऐसी हिलोर आई कि नफरत के सारे बांध टूट गए और मैं माँ माँ कहती हुई उनसे लिपट गई, और वो भी तनु कहते हुए मेरे गले लग गईं। अब ना तो वो मुझे छोड़ रही थी, ना मैं उन्हें छोड़ पा रही थी। माँ क्या होती है, मायका क्या होता है, ये सब अब मेरे भीतर हावी होता जा रहा था। अब ना उन्हें छोड़ने का मन हो रहा था और ना ही मायके के इस घर से मेरे पांव ही जाने के लिए उठ रहे थे। आज अब मुझे पता चल रहा था कि सहेलियों की बातों में आकर इतने दिनों तक मैं माँ के इस प्रेम रूपी अमृत से अपने आप को वंचित किए रही हूँ।
तभी अनुज हमारे बीच आकर बोला, माँ दीदी गाड़ी छूट जाएगी। स्तब्ध बच्चों के हाथ पकड़ अनुज का दोस्त कार की ओर बढ़ा तो हम भी बेमन से अलग हुए। माँ से और अपने आप से भी जल्दी ही आने के वायदे के साथ भरे हृदय और भारी पैर से मैं भी गाड़ी की तरफ चल पड़ी। माँ हमें गाड़ी में बिठाकर उदास मुख खड़ी हो गई, जैसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने अपना माथा उनके एक कंधे पर टिका दिया, जिसे वो अपने हाथों से सहलाने लगी। मैं बहुत मुश्किल से बोल पाई, माँ मैं लौट लौट कर और जल्दी जल्दी अपनी इस देहरी पर आऊँगी। अब आप, अनुज और ये देहरी ही तो है माँ, जो जीते जी मुझसे नहीं छूटेगी। आखिरकार अनुज और उसका दोस्त कार में बिठाकर हमें स्टेशन की ओर चल पड़े, लेकिन पीछे दूर कहीं अवचेतन में गूंज रहा था, बाबुल मोरा नैयर छूटा जाए।